सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये है जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा फैक्ट है, ठीक है ना। एक दो फॉर्मूलाज है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी है और इसको हम लोग पूरे का पूरा अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? डेफिनेशन अगर देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अलाउज इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये हो गया, आप एग्जाम्पल ले लो, देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। द रबर बैंड स्ट्रेचेस व्हेन पुल्ड बट रिटर्न्स ऑन टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन रिलीज। एक रबर बैंड लेते हैं और उसको खींचते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, उसका ओरिजिनल पोजीशन से उसको लेकर आए, एक उसका जो स्ट्रेच्ड पोजीशन है उस पर लेकर आए, और जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स हटाए वो अपना ओरिजिनल फोर्स अपना ओरिजिनल पोजीशन पर वो चला गया, मतलब पहुंच गया। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अलाउज इट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप में पहुंच जाता है, एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्सेज। जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उसको जैसे ही हटा देते हैं तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हो गया इलास्टिसिटी का हमारा डेफिनेशन, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ये हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है? डेफिनेशन डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया जो शेप में जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू जो चेंजेस आ रहा है, अपना ओरिजिनल पोजीशन से जो बढ़ रहा है, उसका पोजीशन में जो चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन, ठीक है। उसको हम लोग समझ लेते हैं। डिफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके तरफ से, एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, एक सेकेंड यहाँ पर लगता है कुछ, हाँ, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये चीज़ हो गया हमारा डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू ही हमारा किसी भी बॉडी में अगर वो उस हिसाब से मैनेज कर पा रहा हो, मेंटेन कर पा रहा हो, तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस आता है, ठीक है। रबड़ हो गया, चाहे और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक। टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है? टाइप ऑफ स्ट्रेन समझते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है? तो सबसे पहला टाइप आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहने का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन लेंथ कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। इसके लेंथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है, यानी कि लेंथ में चेंजेस आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तब। तो ध्यान में रखिएगा, यही सबसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा? तो चेंज इन लेंथ कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ, है ना। फॉर्मूला अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेचिंग अ मेटल वायर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा भाई? तो चेंज इन वॉल्यूम कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज हो जा रहा है, चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। कंप्रेसिंग अ गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में जैसे गैस को कंप्रेस किया जाता है, गैस पहले बहुत बड़े एरिया में होता है, बड़े कंटेनर्स में होता है, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन शेप, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है ना लेंथ में बढ़ेगा ना वॉल्यूम में बढ़ेगा, लेकिन एंगुलर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय ओरिजिनल लेंथ, ये बेंडिंग अ बुक बाय स्लाइडिंग इट्स कवर, ठीक है ना। या तो अब ऐसे देख लीजिए, या तो बहुत ज़्यादा मोटा किताब हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, साइड से थोड़ा शेयर कर जाता है। जैसे आप जेली को देख लीजिए, ठीक है ना, जेली को एक जगह पर रख दीजिएगा तो वो क्या होता है ना, अपना फॉर्म से थोड़ा सा भटकना चाहता है, थोड़ा सा एंगल बना लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन शेप, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग को थ्योरी कवर कर लेना है, हम लोग को पीएचडी करना है नहीं, हम लोग का जो क्वेश्चंस आने वाला है उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। और ये होता क्या है, चाहे फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री हो गया, थ्योरी बेस्ड होता है, और थोड़ा बहुत आप अगर ध्यान में रखोगे ना, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा सेंस भी लगाओगे ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट है इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। अब इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक या इनइलास्टिक बोल देते हैं। इलास्टिक रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इलास्टिक क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप में रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे रबर हो गया, स्टील हो गया, ये सब सारा ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इनइलास्टिक क्या होगा, डज नॉट फुल्ली रिटर्न, ये रिटर्न फुल्ली नहीं हो पाता, जैसे क्ले हो गया, प्लास्टिसीन हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ हो गया, चाहे पीओपी हो गया, ये सब सारा चीज़। परफेक्टली प्लास्टिक क्या होगा, स्टेज डीफॉर्म्ड आफ्टर फोर्स रिमूवल। फोर्स को हटा भी देते हैं ना तो वो वैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे वैक्स जैसे जो मोमबत्ती होता है ना, कैंडल मोम जो होता है ना, उसको पिघला देते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही फोर्स हटा लिया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि फिर से मोमबत्ती खुद ब खुद बन जाता है, नहीं, वो जैसा है वैसा ही रह जाता है। दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली प्लास्टिक। और मतलब कि इनइलास्टिक्स में भी एकदम हाई लेवल का, ठीक है ना, जो डिफॉर्मेशन अपना कभी भी वापस नहीं लेकर आता है और एक्सटर्नल फोर्सेस के रिमूवल के बाद भी। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन हैंडल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा से समझ सकते हैं। अ स्प्रिंग वर्क्स परफेक्टली अंटिल स्ट्रेस टू मच। एक स्प्रिंग जो होता है ऑलरेडी वो थोड़ा सा स्पाइरल बना होता है और थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते तो क्या वो स्प्रिंग रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। उसका जो रेंज है उसका जो रेंज है ना, वो रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो रेंज से बाहर निकला, उसको अगर लिमिट से बाहर लेके स्ट्रेच कर दिया गया तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, वो कभी भी अपना शेप पर नहीं आएगा और वो अपना वर्क नहीं करेगा। आफ्टर विच इट वॉन्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, और उसके बाद फिर आप उसको कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को नहीं ला पाओगे उसके ओरिजिनल पोजिशन में, सिचुएशंस में, चाहे ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है इलास्टिक लिमिट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। इसमें अब दो टर्म है हम लोग के पास, एक स्ट्रेस आता है और एक स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो चेंज हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और ये एज ए प्रेशर के जैसा काम करता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। इसका भी यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, चाहे न्यूटन मीटर इनवर्स 2 बोल सकते हैं। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 करने का मतलब ये हो गया ना कि अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन है, और बाई मीटर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है। न्यूटन किसका होता है भाई, तो न्यूटन होता है फोर्स का, और मीटर होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी टाइप का डिस्टेंस जो होता है ना उसको मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। चलो भाई स्ट्रेन को देख लेते हैं। रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल साइज। स्ट्रेन क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसका, अब जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी भी चीज़ का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो इसका यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो से यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। तो रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल साइज, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में क्या चेंजेस आया, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, और उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या है उसी को बोलते हैं। और अगर दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, दैट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन पर ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, फॉर्मूला भी दिया जा सकता है ऑप्शंस में। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस एट विच अ मटेरियल ब्रेक्स, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस जिस पर मटेरियल ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक लिमिट तक लगता है उसके बाद टूट जाता है। जैसे स्नैपिंग अ थिन वायर एक टाइम पर टूट जाता है। धागा का जो स्ट्रेस होता है वो एक लिमिट तक होता है, जैसे उससे ज़्यादा उसको मिलता है वो टूट जाता है ना, यही चीज़ होती है। तो स्नैपिंग अ थिन वायर वही हो गया हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ और यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है ना, ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर कोई भी चीज़ इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो वहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। मतलब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा, है ना। अगर स्ट्रेस यहाँ पर अगर बोल देते हैं तो अगर ये बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसका फॉर्म होता है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, इसको वाई से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड द यंग्स मॉड्यूलस। वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, स्टील हाई यंग्स मॉड्यूलस होता है, स्टील हाई वाई होता है, मतलब हाई यंग्स मॉड्यूलस वैल्यू होता है उसका। मोर इलास्टिक है ना, रिटर्न्स टू शेप इजिली। फिर आते हैं गोल्ड में, लो इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक
ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ज्वेलरी वगैरह, आप अंगूठी वगैरह उसको डिफॉर्म कर दिएगा ना, तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा और वो अपना शेप में नहीं आएगा जब तक उसको फिर हीट वीट दे के सारा कुछ प्रोसेस नहीं किया जाएगा। क्वार्ट्ज, वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। क्वार्ट्ज बहुत इलास्टिक मटेरियल होता है और ये जो है ना, जैसे मान लीजिए वॉचेस वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। वॉच बोलते हैं ना, क्वार्ट्ज मटेरियल का है, फिर और भी बहुत सारा चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो स्टील है, गोल्ड है, क्वार्ट्ज है, ध्यान में रखिएगा। हाई यंग मॉडुलस, लो यंग मॉडुलस, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस पूछता है आपसे, थोड़ी पूछेगा कि आप हुक्स लॉ को कैसे प्रूफ करोगे, ये कर क्या करोगे, बस उससे रिलेटेड उसका थ्योरी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लेते हैं। इलास्टिक मटेरियल्स में रबर बैंड्स हो गया, स्टील स्प्रिंग्स हो गया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हो गया। क्लियर है। इन इलास्टिक मटेरियल में क्ले, वैक्स, च्युइंग गम, स्ट्रेस डिफॉर्म्ड, ये सब हमेशा डिफॉर्म्ड ही रहेगा। की टेकअवेज क्या क्या, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार समअप कर लेते हैं। इलास्टिसिटी पढ़े, एबिलिटी टू रीगेन शेप आफ्टर फोर्स रिमूवल, ठीक है। स्ट्रेन पढ़े, डिफॉर्मेशन मीजर, लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। स्ट्रेस पढ़े, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग पास्कल से मतलब यूनिटाइज किए थे। इलास्टिक लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट जहाँ पर कोई भी चीज़ टूट जाता है। एंड स्टील क्या है, स्टील इज ग्रेटर देन गोल्ड इन इलास्टिसिटी, ठीक है। क्वार्ट्ज इज हाईली इलास्टिक। स्टील क्या होता है, गोल्ड से ज़्यादा इलास्टिक होता है। सॉरी चलो हुक्स लॉ को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये तो हम लोग देख ही चुके थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, एक नया फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, वेयर ई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली यहाँ पर हुक्स लॉ को बताने का फिर से ये मतलब है कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, मोर फोर्स मोर एक्सटेंशन, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा और वो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर ही होगा, अनटिल जब तक कि वो इलास्टिक लिमिट तक ना पहुँचा, वहाँ से आगे जाने के बाद ही टूटेगा, उसके पहले वो नहीं टूट सकता है। और स्प्रिंग का कहानी अलग है, उसको आप स्ट्रेच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डीफॉर्म्ड हो जाएगा, कभी वो वापस नहीं आ सकता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि ई, डेफिनेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देंगे। मीजर्स मटेरियल स्टिफनेस पास्कल में, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक छोटा सा टेबल है, यंग्स मॉडुलस है, तो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। मॉडुलस निकाल रहे हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो आना ही है। डिस्क्रिप्शंस क्या हो जाएगा, मीजर्स क्या होगा, स्ट्रेचिंग, मीजर्स स्ट्रेचिंग बाई कंप्रेशन स्टिफनेस, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ये दोनों का मतलब रेशियो एक तरीके से बोल लीजिए, वही डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, स्टील रॉड स्ट्रेचिंग, वो ये हो गया अलग। बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, तो इसमें अगर के का वॉल्यूम फाइन यानी कि वैल्यू फाइन करना होता है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस और बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। यहाँ भी मॉडुलस आया है तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो होगा, बट यहाँ बल्क में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम होगा, यंग्स में बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है ना। और शेयर में बात करेंगे शेयर होगा, ओके। चलिए बल्क मॉडुलस में मीजर्स रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन को मीजर करता है ना, कितना ज़्यादा वो कंप्रेस होने से अपने आप को रोक सकता है, स्क्वीजिंग और रबर बॉल। क्लियर हो गया ये चीज़, एग्जाम्पल्स है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है शेयर मॉडुलस, जी और एन, इसको जी से डिनोट करते हैं, जी शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ये क्या मेजर करता है, रेजिस्टेंस टू शेप चेंज, शेप चेंज होने से, ठीक है ना, जो मतलब शेप चेंज होने वाला है उसमें और उसको वो रजिस्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं हो, बट उसको वो रजिस्ट कर रोक रहा है, बट हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए जा रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग उसमें उसको मीजर कर लेते हैं। किसमें भाई, तो शेयर मॉडुलस में। बेंडिंग अ बुक, जैसे कोई भारी किताब होगा रखिएगा ना, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे जेली वाला एग्जाम्पल लेके बताए ना हम, वो वाला चीज़, ठीक है। की पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या है हायर ई का वैल्यू क्या है, ई क्या होता है भाई, ई देख लीजिए, यहाँ पर हम बताए थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो अगर हायर ई होगा देन मोर रिजिड मटेरियल होगा, जैसे स्टील इज ग्रेटर देन रबर। बल्क मॉडुलस पढ़े, यूज फॉर गैसेज एंड लिक्विड्स, कंप्रेसिबिलिटी आता है। शेयर मॉडुलस देखें, इंपॉर्टेंट इन जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग और जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कौन सा, शेयर मॉडुलस, तो ध्यान रखिएगा। यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू एफ बाई ए और बाई डेल्टा एल बाई एल, यानी कि फॉर्मूला ये है, y इज इक्वल टू एफ बाई ए और पूरा डेल्टा एल बाई एल,
ठीक है, जहाँ एफ क्या है, फोर्स है, ए क्या है, एरिया है, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ हो गया। ये यंग मॉडुलस का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टील वायर हाई वाई होगा तो हार्ड टू स्ट्रेच होगा, और रबर बैंड लो वाई इजी टू स्ट्रेच, यानी कि जिसका हाई यंग्स मॉडुलस होगा वो बहुत हार्ड होगा स्ट्रेच करने के लिए, और जिसका लो यंग्स मॉडुलस होगा वो बहुत ईजिली स्ट्रेच हो जाएगा। ध्यान में रखना है बल्क मॉडुलस के और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बल्क मॉडुलस के का वैल्यू कितना हो जाएगा बट डेल्टा पी बाई माइनस डेल्टा वी बाई भी, यानी कि के इज इक्वल टू डेल्टा पी और बाई माइनस डेल्टा वी और बाई भी। ये चीज़ होगा हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, जहाँ डेल्टा पी क्या है मेरा प्रेशर चेंज कितना हो रहा है प्रेशर में, डेल्टा वी क्या है मेरा वॉल्यूम चेंज है ना, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है भाई 1/k, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k, हाउ ईजिली अ मटेरियल कंप्रेस, यानी कि ये बताता है कंप्रेसिबिलिटी, ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना आसानी से कंप्रेस हो सकता है, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कम है, उसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ करके। जैसे गैस का हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है यानी कि लो के होगा, और सॉलिड का लो कंप्रेसिबिलिटी होता है यानी कि हाई के होगा, यानी कि जिसका के हाई है उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा कम होगा, यानी कि के जो होगा ना वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंप्रेसिबिलिटी का। तो ध्यान में रखना है। शेयर मॉडुलस फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, एफ बाई ए है ना। लैटरल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल जेली लो हमारा शेयर मॉडुलस होता है, एंड डायमंड हाई शेयर मॉडुलस होता है रेसिस्ट शेप चेंज, ये रेसिस्ट करता है शेप को चेंज करने में, और ये रेसिस्ट नहीं कर पाता जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। जेली जैसे नहीं जिसको क्या बोल सकते हैं, जैसे दलदली टाइप का होता है, थल थल करता है, वैसा ही। ठीक है, चलिए एक नया चीज़ है पॉइसन रेशियो, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, निगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है ना, निगेटिव रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइसन रेशियो, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। रेंज इसका क्या होगा 0.0 टू 0.5, मोस्ट मटेरियल इतना ही में ही होता है। रबर जो होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 होता है, जिसको बोल सकते हैं हाई कंप्रेसिबल, और कॉर्क जो होता है ना वो 0 होता है, नो लैटरल एक्सपेंशन, इसका कोई भी एक्सपेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं स्ट्रेचिंग रबर, इट थिन्स आउट हाई सिग्मा, जब स्ट्रेच को रबर करते हैं ना रबर को जब स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या होता है थोड़ा सा पतला हो जाता है ना, बट अगर स्टील को स्ट्रेच करेंगे तो वो थोड़ा चौड़ाई में आ जाएगा, यानी कि इसका लो सिग्मा हो जाएगा। तो लो सिग्मा हो जाएगा तो इसमें कुछ चेंजेस आया, चौड़ाई दिखा, और हाई सिग्मा की वजह से ये सिर्फ पतला होता चला गया, इसमें कोई चौड़ाई वड़ाई नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, चलो भाई, तो की टेक अवेज क्या क्या पढ़ लिए अभी तक हम लोग पूरा का पूरा, है ना। हुक्स लॉ पढ़े जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। 3 मॉड्यूलाई पढ़े हैं हम लोग, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, स्ट्रेचिंग स्टिफनेस, कंप्रेशन रेजिस्टेंस एंड शेप चेंज रेजिस्टेंस। पॉइसन रेशियो पढ़े, मेजर साइडवेज एक्सपेंशंस व्हेन स्ट्रेच्ड, एंड हायर मॉडुलस इज इक्वल टू स्टिफर मटेरियल, दैट मीन्स कि स्टील इज ग्रेटर देन रबर, स्टील का मॉडुलस क्या होता है ज़्यादा होता है और रबर का बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इलास्टिसिटी से रिलेटेड, और इलास्टिसिटी में इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को तामझाम करने का जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। इससे क्वेश्चन हम जब बनाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी फिजिक्स का चैप्टर को कंप्लीट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इलास्टिसिटी चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप 1-2 बार भी देख लीजिएगा ना, आपको थोड़ा सा रिकॉल होते रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जो भी है ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आता है, वही रबड़ पूछेगा, वही स्टील पूछेगा, यही पूछेगा। ठीक है ना, क्वाड से पूछ सकता है क्वेश्चंस, ये सब चीज़ से पूछ लेता है। ओके, तो आइए, अगर अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल जाए। नोट्स हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर ही ले रहे हैं, कर ही लेते होंगे, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।